नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, विज्ञान और अंधविश्वास। और इस पूरे विश्लेषण के लिए जो भी रिसर्च और स्रोत हैं वो संजीत गुप्ता ने तैयार किए हैं। तो संजीत, आपके इस बेहतरीन काम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इस रहस्यमयी सफर पर निकलते हैं। एड और लोरेन वॉरेन का नाम तो सबने सुना ही है। उनकी पैरानॉर्मल कहानियां, खासकर उन पर बनी फिल्मों की वजह से, आज एक कल्चरल फिनोमिनन बन चुकी हैं। हर कोई इन्हें जानता है और सच कहूं तो बहुत से लोग उन पर यकीन भी करते हैं। पर सवाल यह है कि क्या ये सब सच है? तो आज हमारा मकसद क्या है? हम यहाँ वॉरेन्स के दावों को विज्ञान और तर्क की कसौटी पर कसने वाले हैं। अगर किसी को किसी क्विज या प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी हो तो ये उसके लिए एक परफेक्ट गाइड हो सकती है। तो हम करेंगे क्या? सबसे पहले हम वॉरेन्स के तरीकों और साइंस के तरीकों में फर्क को समझेंगे। फिर एनाबेल और एनफील्ड जैसे जो फेमस केस हैं उनकी गहराई में जाएंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि हॉन्टिंग्स के पीछे का विज्ञान क्या कहता है, और आखिर में सारे जरूरी पॉइंट्स को एक बार फिर से दोहराएंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी बात से शुरू करते हैं। हमें वॉरेन्स के काम करने के तरीके और एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के सिद्धांतों के बीच जो एक बुनियादी टकराव है उसे समझना होगा। सच कहूं तो सारी बहस की जड़ यहीं पर है। ये स्लाइड ना दो बिल्कुल अलग दुनियाएं दिखा रही है। एक तरफ वॉरेन्स थे जिनके सबूत उनकी पर्सनल फीलिंग्स या सुनी सुनाई बातों पर आधारित थे, और दूसरी तरफ है विज्ञान जो बिना किसी कंट्रोल टेस्ट और नापे जा सकने वाले डेटा के कोई बात नहीं मानता। ये एक तरह से किस्से कहानियों बनाम ठोस सबूतों की लड़ाई है। वॉरेन्स किसी भी केस में पहले से ही ये मानकर जाते थे कि वहां भूत है। अब जब कोई ऐसा सोचता है तो उसे हर छोटी बड़ी चीज में भूत होने का सबूत ही नजर आता है। मतलब हर खट की आवाज, हर परछाई, सब भूत का काम लगता है। और हवा या पुरानी पाइपलाइन जैसे जो नेचुरल कारण हो सकते हैं वो पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। ठीक है, थ्योरी तो हो गई। अब बात करते हैं उन सबसे फेमस केसेस की जिनके बारे में हम सब ने कहीं ना कहीं सुना या पढ़ा जरूर है। हम इन्हीं तार्किक सिद्धांतों को इन मशहूर कहानियों पर लागू करके देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं एनाबेल गुड़िया से। दावा तो यही है कि ये एक शापित गुड़िया है जिसके अंदर एक बुरी आत्मा रहती है और जो अपने आप हिलती डुलती है, अपनी जगह बदलती है। लेकिन सबसे पहले एक बात साफ कर दें, जो डरावनी गुड़िया फिल्मों में दिखाई जाती है और जो असली गुड़िया है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। असली गुड़िया तो एक आम कपड़े की डॉल है। फिल्म में उसे जानबूझकर इतना डरावना बनाया गया था ताकि हॉरर इफेक्ट ज्यादा हो। अब एनाबेल के बारे में जो तीन मुख्य दावे हैं उन तीनों के लिए तार्किक स्पष्टीकरण मौजूद हैं। जैसे गुड़िया का हिलना, यह हमारी याददाश्त की एक छोटी सी चूक भी हो सकती है। वो जो नोट्स मिलते थे हो सकता है किसी की शरारत हो, और वो जो खरोच के निशान थे वो एक स्किन कंडीशन या बहुत ज्यादा डर की वजह से हुई एक शारीरिक प्रतिक्रिया भी हो सकती है। एक कहानी ये भी है कि म्यूजियम में एक आदमी ने गुड़िया का मजाक उड़ाया और बाद में उसका एक्सीडेंट हो गया। देखिए, ये कोरिलेशन वर्सेस कॉजेशन का एक क्लासिक केस है। सिर्फ इसलिए कि दो घटनाएं एक के बाद एक हुईं, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि पहली घटना की वजह से दूसरी हुई। ये एक लॉजिकल गलती है। अब आते हैं एनफील्ड केस पर। इसका सबसे बड़ा रहस्य था 11 साल की जैनेट हॉडसन। सवाल यह था कि वो इतनी गहरी, अप्राकृतिक और राक्षसी आवाज कैसे निकाल लेती थी। ये कैसे मुमकिन था? साइंस के पास इसका एक सीधा सा जवाब है। जेनेट अपनी फॉल्स वोकल कॉर्ड्स का इस्तेमाल कर रही थी। ये एक ऐसी तकनीक है जिससे कोई भी इंसान गहरी और कर्कश आवाज निकाल सकता है। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि वो ये आवाज निकालने से पहले अक्सर अपना गला तर करने के लिए पानी मांगा करती थी। और वो जो मशहूर तस्वीर है जिसमें जेनेट हवा में उड़ती हुई दिखती है, फोटो एनालिसिस ने यह साफ कर दिया कि उसके शरीर की मुद्रा और मांसपेशियों का तनाव बिल्कुल वैसा ही था जैसा बिस्तर से कूदते वक्त होता है। तस्वीर को उछाल के सबसे ऊंचे पॉइंट पर खींचा गया था जिससे ऐसा लगा कि वो उड़ रही है। और फिर धीरे धीरे ये पूरा मामला खुलने लगा। लड़कियों ने खुद माना कि उन्होंने कुछ घटनाएं सिर्फ ये देखने के लिए गढ़ी थी कि क्या वो पकड़ी जाती हैं। छिपे हुए कैमरों ने जेनेट को चम्मच टेढ़ा करते हुए भी पकड़ा। और वॉरेन्स तो वहां सिर्फ 1-2 दिन के लिए थे, हफ्तों के लिए नहीं। असल में मुख्य जांचकर्ता का तो ये मानना था कि यह सब अलौकिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक था। तो चलिए अब किसी एक केस से हटकर उन आम चीजों पर ध्यान देते हैं जिन्हें अक्सर पैरानॉर्मल एक्टिविटी का सबूत बताया जाता है, खासकर उन उपकरणों पर जो घोस्ट हंटर्स इस्तेमाल करते हैं। हर पैरानॉर्मल शो में EMF मीटर जरूर दिखता है,
लेकिन मजे की बात यह है कि इसका असली काम भूतों को ढूंढना है ही नहीं। ये असल में इलेक्ट्रिशियन का एक टूल है जो खराब वायरिंग या बिजली के रिसाव का पता लगाता है। तो सवाल यह है कि ये मीटर अक्सर भूतिया जगहों पर क्यों बजने लगता है। वजहें बहुत ही आम हो सकती हैं, जैसे पुरानी इमारतों में खराब वायरिंग, पास से गुजरती बिजली की लाइनें, या फिर घर में रखे फ्रिज और माइक्रोवेव भी इसे ट्रिगर कर सकते हैं। और यहीं पर विज्ञान और अलौकिक अनुभवों के बीच एक सीधा कनेक्शन बनता है। रिसर्च से ये पता चला है कि जब कोई इंसान ज़्यादा देर तक हाई ईएमएफ फील्ड में रहता है तो उसके दिमाग का एक हिस्सा, जिसे टेम्पोरल लोब कहते हैं, उत्तेजित हो सकता है और इससे मतिभ्रम, पैरानोया और ऐसा महसूस हो सकता है जैसे कोई देख रहा है। ठीक वही अनुभव जिन्हें लोग हॉन्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो हमने काफी कुछ देख लिया। चलिए अब सब कुछ एक साथ समेटते हैं। इसे एक तरह से अपने क्विज के लिए एक क्विक रीकैप समझ सकते हैं। तो वॉरेन्स के काम के खिलाफ जो मुख्य तर्क हैं वो कई हैं। उनके पास कोई साइंटिफिक तरीका नहीं था, वो कंफर्मेशन बायस से काम करते थे, उन्होंने हमेशा नेचुरल वजहों को नज़रअंदाज किया। इन कहानियों से उन्हें अच्छा खासा फायदा भी हुआ और कई मामलों में तो सीधी सीधी धोखाधड़ी के सबूत भी मिले। अक्सर एक तर्क ये दिया जाता है कि ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता। बात बिल्कुल सही है, लेकिन विज्ञान ये भी बताता है कि मरने के बाद शरीर की ऊर्जा जाती कहाँ है। वो गर्मी बनकर हमारे पर्यावरण में मिल जाती है और पोषक तत्वों के रूप में इकोसिस्टम में वापस चली जाती है। वो एक आत्मा बनकर नहीं भटकती। और हम इसी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण खत्म करेंगे। अगर इन रहस्यमयी घटनाओं के पीछे की वजहें इतनी सीधी सादी होती हैं, तो फिर ये भूत प्रेत की कहानियां आज भी हमारे समाज और कल्चर पर इतनी गहरी पकड़ क्यों बनाए हुए हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।